हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस 2024 के लिए मेंस के लिए पॉलिटी के टारगेट्स आपके लिए चल रहे हैं। पेपर 2 में पॉलिटी आपका मिल जाएगा। उसमें जो टारगेट्स है उसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं, ऑल्दो वो बहुत उसमें क्लियरली समझ में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि उसमें जो टॉपिक्स हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर पढ़ना क्या है। लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट एकदम ऐसे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। देखिए, वो लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं जिन लोगों को इस तरीके के इशू हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी 2 से 3 बार भी अगर अच्छे से यूपीपीसीएस मेंस के सिलेबस को देखा हुआ है पेपर 2 के, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस वगैरह आता है, तो उसमें आप ये चीज़ देखोगे कि पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनमें फिर आपने अगर 1-2 बार भी कभी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा हुआ है 2018 से लेकर के 2023 तक के जो भी हुए हैं, तो उसमें आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, और जो भी चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़ते आ रहे हो कहीं ना कहीं वो सब मेंस में आपके काम आती हैं। कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ओवरलैप नहीं करते हैं, वो नए टॉपिक्स होते हैं। बाकी सब चीज़ें घूम फिर के वही होती हैं, बस थोड़ा सा इन डेप्थ होती हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, उसका कॉन्सेप्ट देखना होता है, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन के, 1-2 टॉपिक के थ्रू, सो दैट आप आगे की चीज़ें भी समझ पाओ कि जो टॉपिक्स आपको दिए गए उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, उसी में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप वहाँ पर आपको लिखी हुई हैं। एकदम एक चीज़ 1 बाय 1 लिखी नहीं मिलेगी, बट वो सारी चीज़ें हैं उसी में। अगर आप उसको समझ गए, टॉपिक्स को समझ गए, सब टॉपिक्स को डिकोड कर ले गए, तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास है, यानी कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बताना है। ठीक है, ये टॉपिक था, ये मैंने आपको दिया भी है। तो आप इसमें बेसिक सी बात है, इसमें आपको ये देखना है कि जो भारतीय संविधान है उसका विकास जो हुआ है, वो इतना ऐतिहासिक विकास जो हुआ है वो कैसे हुआ, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स थी, कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हुई थी जिससे उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हो गया। तो वो जो चीज़ें आएंगी ना, वो जो स्टेप्स आएंगे, वो जो छोटी छोटी इवेंट्स हुई थी, वो सारे कंपाइल होकर के ही आपका ऐतिहासिक विकास बनाती है, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बनाती है। तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें आपको पूरा वो बताएंगे कि 1757 में प्लासी का जब बैटल हुआ था, देन 1764 में जब बक्सर का बैटल हुआ था, तब किस तरह से चीज़ें चल रही थी। कंपनी का जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उनका क्या चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। देन उसके बाद में एक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसके बाद में फिर 1781 का आता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में आपके 1813 वाला आता है, इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं। अब ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो, प्री मेंस से डायरेक्ट एक अलग अलग क्वेश्चन आता है, 1773 से, 1784 से, 1813 से, 1833 से, इसमें अलग से आपको कुछ चीज़ें इसमें मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्री में फैक्ट के तौर पे आती हैं, जिनको आप देखते हो, पढ़ के जाते हो। लेकिन जब मेंस की बात आती है तो इसी में जो सारी चीज़ें हैं, जैसे 1853 वाला आएगा, देन 1858 में आपने देखा था कि फिर पूरा जो चार्ज है वो चेंज हो गया था। उसके बाद में आप देखोगे कि और भी जो भी 1892 का था, 1861 का था, 1909 का था, 1919, ये सारे मिलाकर के ऐतिहासिक डेवलपमेंट बनाते हैं। मतलब जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है ना, तब तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी उसी के अंदर आएंगी, ऐतिहासिक डेवलपमेंट के अंदर। अब उसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रिप्स का प्रस्ताव है या कैबिनेट मिशन है, तो इनका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसको भी आपको देखना है। तो इस तरह से आपका वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला टॉपिक है, मान लीजिए मैंने आपको ये दिया कि संविधान के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से संविधान में कोई भी चीज ली गई है या संविधान को बनाने में हेल्प ली गई है। कहीं से भी कुछ भी चीज हो सकती है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो भी चीजें आएंगी, अब इसमें आपको मिलेगा कि जैसे भारत सरकार अधिनियम है 1935 वाला जो है मेन, उससे क्या क्या चीज़ें ली गई। देन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देन उसके बाद में अदर कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिका का हो गया, जापान का हो गया, आयरलैंड का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया, जर्मनी का हो गया वीमर वाला, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, जो लिस्ट वगैरह है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, या फिर आपका सोवियत संघ है, मतलब जो अब रशिया है ना, वो पहले सोवियत संघ था, तो जो आपका USSR है सोवियत संघ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से क्या लिया गया। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपकी बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। अब आपको समझ में आया। तो अगर आप ऐसे देखेंगे कि लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट आपको ऐसे ऐसे चीज़ें जाए, क्वेश्चन भी वैसे मिल जाए, तो वो उस तरह से नहीं लिखी गई है। वो सिर्फ यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है जो आपको यूपीपीसीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें मिल जाए। लेकिन जो चीजें हैं उनको अगर आपने 1-2 बार भी ढंग से समझ लिया ना, एनालाइज किया कि अच्छा ठीक है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम मी, अगर आप ये समझ गए तो आप उसी में से चीजें जो है ना उन्हीं को लिख दोगे और वही आपका एक्चुअल में आंसर भी है। अब जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका है, यानी कि जो प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल में जो भी चीजें आती हैं, जैसे पहले सबसे पहले तो आपकी प्रेम्बल आ जाती है। अब उसमें जो जो कीवर्ड्स आते हैं और वो कीवर्ड्स कब आए, कैसे आए, क्या उसका मतलब है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकतंत्रात्मक है, तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, इससे मिले जुले जो वर्ड है वो कौन से होते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट जो होता है सोशलिज्म वो क्या होता है, गणराज्य रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से और आपका आ जाएंगे जैसे कि भारतीय संविधान की सैद्धांतिक प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं, यानी कि आपको फीचर्स बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और उसकी जो सैद्धांतिक प्रकृति है वो क्या है, उसका नेचर कैसा है। तो उसमें फिर आप उसके फीचर्स बताओगे कि ओके ठीक है ये विशालतम संविधान है यानी कि सबसे बड़ा है। देन मूल अधिकार यानी कि इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है यानी कि जुडिशरी है यहाँ की वो इंडिपेंडेंट है,
इसके बाद में यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी हो, बहुत सारी पार्टी हैं। अभी हाल में इलेक्शन का रिजल्ट भी आया है तो आपने देखा है किस पार्टी को कितने वोट मिले। एकात्मक गुणों वाली संघीय शासन व्यवस्था है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है। तो मतलब ये सारी जो इसकी फीचर्स हैं ये आप देखते हो। इसमें आपकी सिटीजनशिप लेकर के अडल्ट फ्रेंचाइज से लेकर के जो 3 लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, ये सारी चीजें आपको इसके फीचर्स में देखने को मिलेंगी। तो अब आप जब लक्ष्मीकांत वगैरह खोलोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ये सब है उसमें, स्टार्टिंग में ये आपको मिल जाएगा। तो आप ये सब जो चीजें हैं ना, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा, अभी आगे क्वेश्चन भी है इसमें, यूपीपीएससी से भी आए हुए हैं, यूपीएससी में भी आए हुए हैं, तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप इजिली उसका आंसर कर ले जाओगे। इसी तरीके से अब देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है। तो ये तो चलो करंट का क्वेश्चन है, वो नागरिकता वाला है, सिटीजन वाला। कोई और क्वेश्चन होता है उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये है कि भारतीय संविधान संघीय है या एकात्मक, तथ्यपूर्ण परीक्षण कीजिए, ठीक है। 200 शब्द में आपको आंसर इसका लिखना है। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा ना कि भारतीय संविधान के फीचर क्या क्या है, तो अगर आपको वो फीचर मालूम है तो क्लियरली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि ओके ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो संघीय है या एकात्मक है। तो आप उसको उसके जो फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पर बताओगे। तो यहाँ पर आपको संघीय संविधान के जो लक्षण है वो बताए गए हैं, एकात्मक संविधान के लक्षण बताए गए हैं, फिर उसमें आपको डिफरेंशिएट किया गया है कि अच्छा ठीक है यहाँ पर इसमें ये अच्छाई है, ये थोड़ा सा इसमें चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डाइसी है, तो वो चीजें वहां पर आप मेंशन करोगे। अब इसी तरीके से जैसे ये है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था से अलग कैसे है। तो अगर भारत वाला आपको मालूम है और अमेरिका वाला मालूम है, बस दोनों को डिफरेंशिएट कर दो कि जो यूएसए वाला जो संघीय व्यवस्था वहां की है उसमें ये फीचर्स हैं और जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें ये फीचर्स हैं। बस उसमें आप बता सकते हो कि ठीक है हमारे यहाँ ये चीजें अलग हैं, उनके यहाँ ये चीजें अलग हैं। यही बस आपका यही उन्होंने पूछा हुआ है आपसे। इसी तरीके से और भी आपके क्वेश्चन है, जैसे भारतीय संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है, क्या ये संविधान का अंग है। अब ये 2 पार्ट हैं। तो पहले तो इन्होंने ये पूछा है कि उद्देशिका का महत्व क्या है, जो प्रीएम्बल है उसमें जो कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको भी पीछे दिखाए उनको आप एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं, लोकतंत्रात्मक वाला है, गणराज्य वाला है, इसमें ये चीजें हैं। इस तरह से आपने उनको जो भी समाजवाद वगैरह की चीजें हैं, जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको आप बताओगे। और उसके बाद में आप ये बताओगे क्या ये संविधान का अंग है, तो उसको फिर आप अलग से, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पहले पार्ट को ही जस्टिफाई करो, आपको दोनों पार्ट यहाँ पर बताने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे आप आओगे कि भारतीय संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन की कोशिश की गई है, इस कथन की तार्किक विवेचना कीजिए। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उनके बीच में, यानी कि विधायिका जो है आपकी, एग्जीक्यूटिव नहीं विधायिका, तो इसके बीच में दोनों के बीच में क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि दोनों एक दूसरे को हैम्पर भी ना करें और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि दोनों साथ ही साथ में चलती भी रहें लेकिन कोई किसी के काम में कोई रुकावट ना पैदा करे। तो उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो जो भी उसके बेसिक फीचर्स वगैरह हैं, जो भी एक जैसे न्यायपालिका है तो वो इंडिपेंडेंट है, तो कुछ उसके अपने फीचर्स हैं, कुछ उसकी अपनी पावर्स हैं। इसी तरीके से विधायिका है, उसका अपना कानून बनाना उसका काम है, तो उसके अपने कुछ पावर्स हैं, उसकी अपने कुछ दायरे हैं। तो उन दोनों के बीच में कोई एक दूसरे को हैम्पर भी ना करे और चीजें चलती रहे, उन्हीं फीचर्स को आपको यहाँ पर बताना है। फिर इसके अलावा आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और जो बाकी के तरह तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो चीजें हैं वो अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। दूसरा चैप्टर है, इसके थ्रू भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब आप समझ जाएंगे इससे। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आपने फंडामेंटल राइट्स ये यहाँ पर पूरे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने इनको ढंग से पढ़ लिया। अच्छा ये पढ़ लेना, इसमें क्या है, ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आता ही आता है। मतलब अगर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इससे शॉर्ट होता है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये जो है ये आपने कायदे से सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब इसके बाद कितना भी आपसे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछे फंडामेंटल राइट्स में, चाहे वो स्टार्टिंग का पूछे, चाहे मिडिल का पूछे, चाहे एंड का पूछे, कोई भी पूछे आप बता ले जाओगे क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है। इसी तरीके से डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी का भी उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसका महत्व है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट को करनी होती है डीपीएसपी के थ्रू, उसमें ये चीज बंदोबस्त किया गया है। तो ये सारे फीचर जितने भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 43 में भी फिर कई पार्ट हैं, 44 हो गया, 45 हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आपका जैसे समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल 44 जो है, तो ये आपको आइडिया अच्छे से होना चाहिए। देन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनमें आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आ जाता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर जो आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें भी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी हैं उनकी आपकी लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में फिर आपके उसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यदि एक हाथ से अधिकार प्रदान करते हैं तो दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लेते हैं, इस बात को आपको बताना है। तो ये वही चीज़ है कि भाई ठीक है आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बस उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को समझ रखा है तो ये क्वेश्चन है बस उसी से उसी से बना करके आप लिख दोगे, उसी में से आपको फ्रेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एकदम चीज लाइन बाई लाइन मिल जाएगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तभी तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, तभी तो ये जो टॉपिक्स हैं आपकी इनको आपको समझना पड़ेगा रादर देन कि सिर्फ रट लिया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मैं पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें होती हैं टारगेट्स वगैरह भेजता हूँ। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल यही है। थैंक यू सो मच।